आज माधव जी बहुत खुश हैं। उनकी बिटिया आज अपने पति के साथ उनके पास छुट्टियां बिताने आ रही है। उनकी बिटिया सपना के विवाह को 1 वर्ष होने आया है। इस अंतराल में सपना बिटिया 2-3 बार अपने मायके रहने आ चुकी है, परंतु दामाद जी सदैव 2-4 घंटों के लिए आते और शीघ्र ही लौट जाते। पर माधव जी और परिवार के अन्य सदस्यों के अनुरोध पर दामाद रचित पहली बार उनके पास छुट्टियां बिताने आ रहे हैं। पापा जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कह रचित ने माधव जी के पैर छू लिए। बस बढ़िया, आइए। समस्त परिवार रचित के स्वागत सत्कार में जुट गया। नाश्ते की मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। सब लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक माधव जी झल्ला उठे। ये कैसा हलवा बनाया है? तुम हमेशा फूहड़ ही रहोगी। एक घर का काम करना पड़ता है, वो भी ढंग से नहीं होता। और शोभा बहू, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मटर की कचौरियाँ करारी तली जाती हैं। दोनों सास बहू एक नंबर की फूहड़ हैं। घर के काम भी ढंग से नहीं कर सकती। सारा दिन घर में ही रहती हो, तब ढंग से कोई काम नहीं कर सकती। अगर कोई नौकरी करती होती तो उस घर का भगवान ही मालिक था। इन औरतों को जब तक लताड़ा नहीं जाता तब तक इन्हें अकल नहीं आती। माधव जी की बेहूदगी और बदमिजाजी अक्सर सबका मूड खराब कर देती, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। घर में सब उनके गुस्से से बहुत डरते थे। सब चुपचाप नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग गए। रचित के लिए भी यह सब नया नहीं था। वह पहले भी यह सब कई बार सपना के मायके में देख चुका था। रात के खाने के समय सब फिर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। आज मटर पनीर और मलाई कोफ्ता सपना बिटिया ने बनाया है। इसके पापा को बहुत पसंद है, सपना की मम्मी अनुराधा ने खुश होकर बताया। माधव जी आज चुपचाप खाना खा रहे थे कि अचानक रचित बोल पड़ा, सपना, ये कैसी सब्जियां बनाई हैं? जरा भी मसाला नहीं है। और तुम्हें पता नहीं कि मलाई कोफ्ते को कोटिंग करके तलते हैं? बिल्कुल फूहड़ हो तुम, पढ़ी लिखी गंवार। रचित की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। माधव जी के खाना खाते हाथ रुक गए। बेटा रचित, आप ये किस तरह से बात कर रहे हो हमारी बिटिया से? इतना अच्छा खाना तो बनाया है सपना ने। पापा जी, सुबह आप ही तो कह रहे थे कि औरतों को लताड़ते रहना चाहिए, तभी वे काबू में रहती हैं। मैं तो आपके नक्शे कदम पर ही चल रहा हूँ। रचित बेपरवाही से बोला। बरखुरदार, आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरी बेटी की तुलना साधारण औरतों से कर रहे हैं। मेरी बेटी अपनी कंपनी की मैनेजर है, कोई आम घरेलू स्त्री नहीं। माधव जी गर्व से बोले। जी नहीं पापा जी, मैं कुछ नहीं भूल रहा। औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, कामकाजी हो या घरेलू, हर स्तर पर बराबर सम्मान की हकदार है। आप गृहिणी के महत्व को कम आंक रहे हैं। अगर मम्मी जी नौकरीशुदा होती तो शायद आप इतने निश्चित होकर घर परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर ना छोड़ पाते। और अगर भाभी जी भी नौकरी कर रही होती तो आप भी घरेलू कार्यों के लिए सहायकों पर निर्भर होते। यह तो हर स्त्री की प्राथमिकता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में किस चीज़ को वरीयता देती है। रचित ने माधव जी की आंखों में देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हो। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से तो सोचा ही नहीं था। मेरी संकीर्ण सोच को वृहद सोच में बदलने के लिए आपका शुक्रिया। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। बताइए, आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ? माधव जी शर्मिंदा थे। बस आपसे यही चाहिए कि आप स्त्रियों के प्रति अपनी संकीर्ण मानसिकता को तिलांजलि देकर उन्हें उचित मान सम्मान दें। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बोलिए, मंजूर? रचित ने हंसकर कहा, मंजूर। माधव जी ने पत्नी और बहू के आगे हाथ जोड़ दिए। अपनी योजना कामयाब होती देखकर सपना और रचित आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिए।